अच्छा चले। हमारी मीटिंग अभी लाइव है। हम कोशिश करते हैं 1-2 मिनट में अगर हमें कोई और भी ज्वाइन कर ले। अच्छा। अच्छा, किसी का भी क्वेश्चन हो जो पहले हमने पढ़ा है उसके लेके या कुछ भी। अच्छा चले। बेसिकली हमने किरास की डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे हैं। ठीक है। जिसमें हम देख रहे हैं कि हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी किरास अलाउ करती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो कि हमारे पास एक्चुअली में एक बेसिक फंक्शनैलिटीज़ तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है किरास, जिसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिक्वेंशियल मॉडल पढ़ा, फिर मॉडल ट्रेनिंग पढ़ा कि मॉडल में हम कौन कौन से पहले सिक्वेंशियल पढ़ा कि सिक्वेंशियल मॉडल क्या होता है, फंक्शनल एपीआई क्या होती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि मॉडल में कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, लाइक मॉडल फिट में कौन से होते हैं, मॉडल कंपाइल में कौन से होते हैं, और लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो अब हमारा काम है, अभी इधर ना हमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है। आप में से अगर कभी किसी ने प्रोजेक्ट किया हो डीप लर्निंग का, तो क्या आप लोगों को आइडिया है कि हमने एक मॉडल ट्रेन कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या वो मॉडल इस कैपेबल है कि वो दोबारा उस पर प्रिडिक्शन कर सके अगर हम उसे ऑफ कर देते हैं, अपनी नोटबुक ऑफ कर देते हैं, या उसको एक दफ़ा ट्रेन करके बंद कर देते हैं। एनीवन? नो सर। हाँ, बिल्कुल। आप लोग अगर कभी जुपिटर नोटबुक या कोलैब चला रहे हो, अगर उधर मॉडल आप बिल्ड करें, तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी जैसे नोटबुक ऑफ कर देते हो, आपको सब सेल दोबारा रन करने पड़ते हैं। ठीक है। एवरीथिंग यू हैव टू डन अगेन। ठीक है। तो इस इस वजह से ना हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल को सेव कर लेते हैं। मॉडल सेव किस लिए करते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक मॉडल ट्रेन कर लिया। अब आपको पता है डीप लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ आवर्स उसको ट्रेन करने के लिए। ठीक है। तो जब लेट्स सपोज अब मैंने 8 घंटे लगा के एक मॉडल ट्रेन किया अच्छे से, और मुझे डिजाइनिंग एक्यूरेसी दे रहा है, तो मैंने उसे सेव करना है कहीं ना कहीं। ठीक है। जो उसकी एक्यूरेसी आ रही है वो सेव करूंगा, देन आई कैन यूज दैट मॉडल एनीवेयर एल्स। ठीक है। उसके बगैर हम उसे यूज नहीं कर सकते। किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? आपका माइक। अच्छा। तो इस मॉडल को सेव करने के लिए किराज हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है मॉडल डॉट सेव का। ठीक है। जस्ट डॉट सेव, जो भी आपने मॉडल का नाम रखा है या इटसेल्फ मॉडल का वेरिएबल रखा है, हमने उसे सेव करना है और उसमें फाइल पाथ दे देना है जहाँ पे हमने उसे सेव करवाना है, और एक फॉर्मेट देना है कि किस फॉर्मेट में हमने सेव करवाना है। अब ये इधर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में ये मेंशन है, ठीक है, कि लेट्स सपोज आपने एक किरास का मॉडल बनाया है। ठीक है। अब किरास का मॉडल ट्रेन भी हो गया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, उसने उस मॉडल को सेव किया है। अब ये मॉडल का पैरामीटर है डॉट सेव डॉट किरास। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो मॉडल सेव होता है इस वक्त, अब यहाँ पर आप एक लाइन पढ़ें, यहाँ पर जो लिखी हुई है कि save format is deprecated in Keras 3. Format to use as a string. Only Keras format is supported at this time. तो अगर आपने मॉडल को सेव करना है तो आप सिर्फ किरास के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, और कभी कभी एरर आता है तो हम उसको टीएफ के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप मॉडल को सेव करेंगे
तो मॉडल आपका सेव हो जाएगा। मेरे पास ना इधर सेव किया हुआ पड़ा भी हुआ है एक मॉडल, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए। तो डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स, इमेज क्लासिफिकेशन, ये शायद नहीं है। सेट, इधर एक मॉडल मैंने सेव किया था, अगर वो मुझे मिल जाए तो। हाँ ये देखें, ये वाला जो है ना जिसको मैंने टिक किया है, ये मेरे पास मॉडल सेव हुआ हुआ पड़ा हुआ है पिकल फाइल में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक हमारे पास ये भी तरीका होता है पिकल फाइल में सेव करने का, या हम मॉडल को सेव कर सकते हैं किरास के फॉर्मेट में या दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब क्या इसका फायदा क्या है कि अब नेक्स्ट, अब देखें हमने मॉडल बनाना तो नहीं ना होता सिंपल, हमने उसे यूज भी करना होता है कई ज्यादा एक्टिविटीज के अंदर, अपनी एप्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम मॉडल को पिकल फाइल या किरास वगैरह के फॉर्मेट में उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसको सेव करने के बाद फिर हम उस मॉडल की जो फाइल सेव हुई होती है, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि किरास के मॉडल जो फॉर्मेट में है उसमें क्या क्या चीजें सेव होती हैं। उसमें ये तीन चीजें सेव होती हैं। ठीक है, जिसमें मॉडल का आर्किटेक्चर, कि मॉडल का आर्किटेक्चर क्या है वो भी सेव होता है, और मॉडल के वेट्स क्या है सेव होते हैं। क्योंकि एज यू नो कि हम जितनी दफ़ा उसे ट्रेन करते हैं हमारे वेट डिफरेंट होते रहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट पे डिफरेंट होते हैं, उस जगह पे डिफरेंट होते हैं। तो हमारे इधर काम होता है कि हम ना, हमने उन वेट्स को संभाल के रखना है जहाँ पर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, अच्छा अपने माइक का ख्याल रखिएगा काइंडली, थैंक यू। हाँ, तो अब हमने ना एक ख्याल रखना होता है कि मैं क्या बात कर रहा था, हाँ वेट्स, वेट्स का ख्याल रखना होता है। तो लेट्स सपोज जो मॉडल हमारा ट्रेन हुआ है और जो हमें एक्यूरेसी आ रही है उसकी जो भी वेटेजेस है ना, वो इसको सेव कर लेगा, उसके आर्किटेक्चर को सेव कर लेगा, और ऑप्टिमाइजर जो भी उसका यूज हुआ है उसकी स्टेट क्या है वो उसे भी सेव कर लेगा। ठीक है, अब अगेन ये एक नेक्स्ट फंक्शन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक मॉडल के वेरिएबल के अंदर ही हम बनाते हैं अपने मॉडल को। जो मॉडल है हमारा, आर्किटेक्चर है जो कि हमने बनाया है, उसके अंदर आर्किटेक्चर में आगे फिट और कंपाइल, जो जो इन सिंपल वर्ड्स मॉडल, जो मॉडल है ज़रूरी नहीं कि वो हम एक ही मॉडल के वेरिएबल के अंदर बनाएं, हम उसको एक फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर जिसमें हमें क्या होता है, कोई आर्गुमेंट चाहिए हो या कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए हो, तो हम उस फंक्शन में वो फंक्शनैलिटी ऐड करके वो मॉडल ऐड कर सकते हैं। तो ये जो किराज है, ये हमें वो भी फंक्शनैलिटी अलाउ करता है कि अगर तो हमने किसी फंक्शन के अंदर वो बनाया है तो हम उसे सेव कर सकें। ठीक है, तो ये इधर भी एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, उसी के अंदर पहले मॉडल को सेव किया हुआ है, फिर उस फंक्शन को सेविंग डॉट लोड मॉडल। ठीक है, फिर उसको से, ये क्या आर्गुमेंट है, हाँ सेविंग, अच्छा इधर नाम यूज हुआ है, इधर लोड मॉडल यूज हुआ है और इधर यूज हुआ है सेव मॉडल। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा मॉडल का नेम होगा, आई थिंक हम इसमें वही प्रोवाइड करेंगे। जस्ट हम यूज करेंगे डॉट सेव मॉडल, डॉट सेविंग, किरास डॉट सेविंग आगे मॉडल का नेम। ठीक है, तो हाउ दिस इज एक्चुअली वर्क। लोड दोबारा मॉडल को लोड करने के लिए यूज नहीं होता, मतलब सेव मॉडल एग्जैक्टली, जो हो। जी जी, वो वो इधर फंक्शनैलिटी आगे है इधर के, हम उसको कैसे लोड करते हैं। ये सिर्फ सेविंग के लिए है ना, आप इस पैरामीटर पर गौर करें, किरास डॉट सेविंग में। ठीक है, ओके किरास सर। डॉट सेविंग में, किरास डॉट सेविंग जो आएगा वो वो जो है ना मॉडल को सेव करने के लिए ही यूज होगा। अब ये अगला आ जाएगा, सेविंग एंड लोडिंग। अच्छा, ये हमें क्या वे ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स सपोज हमने अपना मॉडल सेव नहीं करना, हमें जो उसके वेटेजेस आए हैं ना, अच्छे वेटेजेस आए हैं, हमने उसे सेव करना है, वेट्स को। ठीक है, तो किराज हमें वेट्स सेव करने की भी फंक्शनैलिटी अलाउ करता है, आप देख सकते हैं। इसका जो पैरामीटर यूज होता है वो होता है सेव वेट्स का। ठीक है, हमने जो भी मॉडल यूज किया हुआ है हम सिंपल उसे
उस मॉडल से ले सकते हैं सेव वेट्स में भी। हम उस उन वेटेजेस को कहीं और किसी और मॉडल में यूज कर सकते हैं, क्या आपका कुछ ऐसी आइडियल वेटेजेस हो, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम। ठीक है। तो एग्जैक्टली अच्छा, तो सेव वेट करेंगे तो हमारे वेटेजेस सेव हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमारी जो एक्सटेंशन होगी वो .h5 होगी। ठीक है। ए डॉट वेटेजेस .h5 की फॉर्म में सेव होगी। ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम मॉडल को लोड कर सकते हैं, उसके बाद हम वेटेजेस को भी दोबारा किसी मॉडल के अंदर लोड कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, लोड वेट करना है। ठीक है। उस लोड वेट में से जहाँ पे हमने वो सेव किया हुआ है उसका फाइल पाथ देंगे और मे बी नाम देंगे, तो वी कैन। ठीक है। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट यही चीज ही थी ज्यादातर, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, तो यहाँ तक नहीं ना हमारी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी। ठीक है। ये अभी serialization, ये हमारी पेंडिंग है, इसकी अभी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये हमें आती है समझ तो हम इसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ लें। नो क्वेश्चन, समझ आ रही है तो तब भी बता दें। फिर समझ नहीं आ रही, आ रही है, चले। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अब ना हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम किसी प्रोजेक्ट को देख लें या लेयर एपीआई को कंटिन्यू करें। आप लोग बता दें कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। सर कोई प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट हो, स्क्रैच से हम हाँ, उसे चेक करें। बिल्कुल, बिल्कुल है। सर वो वही कर लेते हैं सर, आगे जाने का फायदा ठीक नहीं है, है ना। अच्छा, चलें। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किराज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हमें सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर ना कोड की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। इन कोड की एग्जांपल्स में ना आपको एक अच्छा डीप लर्निंग इंजीनियर या कंप्यूटर वियर इंजीनियर बनने के लिए हर प्रोजेक्ट मौजूद है। ठीक है। इसका फायदा सबसे बड़ा क्या है कि हमें इसमें डाटा सेट भी मिल जाते हैं, हमें कोड भी मिल जाते हैं, हम उसको अपनी चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। और सर जो डेटा सेट इसमें मिलते हैं बिल्ट इन होते हैं, जी, जैसे कि अक्सर मैं मशीन आपको लर्निंग। दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ठीक है। तो इसमें और मजे की बात यह है कि जनरेटिव डीप लर्निंग भी है, लेकिन इसको करने के लिए, जनरेटिव डीप लर्निंग को करने के लिए जीपीयू की बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि ये देखे ना, मैं ये वाला प्रोजेक्ट कर रहा था जनरेटिव डीप लर्निंग में ना, आपको ज़्यादातर चले, अच्छा, ये मैंने प्रोजेक्ट किया, मैंने बनाया। अब ना इसमें इपोक कितनी लग गई, मैंने इपोक लगाई। अच्छा, ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। अगर ये चल पड़े तो जीपीयू की मैं आपको बताने लगा हूँ क्यों ज़रूरत है। अच्छा, मैंने मॉडल बनाया, मॉडल ट्रेन किया। अब ना मैंने इसकी एक ही पोक लगा ली। ठीक है। इसमें इंसेप्शन का मॉडल यूज किया हुआ था जिसमें डी नॉइजिंग और नॉइजिंग। ये मोविया हसन सर, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है किराज की। आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, ये लिखेंगे ना किराज, किराज, अब किराज लिखेंगे आपको डायरेक्ट ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन और कोड एग्जांपल सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। ये टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो ये वेबसाइट मुझे मेरे प्रोफेसर ने सजेस्ट की थी कि आप यहाँ से, अगर आपने रिसर्च करनी है तो आप यहाँ से सब कुछ सीखो। तो दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस वेबसाइट फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। ठीक है। ए सर, बिल्कुल, तो टेंसर फ्लो में भी मॉडल बिल्डिंग सारी क्लास में ही होती है। सर मौर्या सर, बेसिकली जो किराज है वो अंडर द हुड ऑफ टेंसर फ्लो ही काम करती है। ठीक है। टेंसर फ्लो की कुछ और फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं,
वो वो टेंसर फ्लो में यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये दो चीजें बताता हूँ। किरास ना अब ना खुद भी हर चीज प्रोवाइड कर रही है, जो जो चीज चाहिए होती है एक डेवलपर को। ठीक है। उसके बाद एक किरास मर्ज है टेंसर फ्लो के साथ। ठीक है। अब जब आप टेंसर फ्लो डाउनलोड करेंगे ना, इंस्टॉल करेंगे, तो किरास आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। और मॉडल बिल्डिंग और लेयर्स ऐड जितनी भी आप करेंगे वो किरास से ही करेंगे, वहां पर भी टेंसर फ्लो में। और जो उसमें टेंसर्स बनते हैं, ठीक है, अब देखें, अगर आप नमपाई नहीं यूज कर रहे तो आप टेंसर्स यूज करते हैं, जिसको मैंने कहा था कि अरे की चीजें होती हैं, ठीक है, वो टेंसर फ्लो वो भी प्रोवाइड करता है। लेकिन नाउ किरास इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। ये देखे ना, अब आप जितने ये प्रोजेक्ट्स देंगे ना, यहाँ पे टेंसर फ्लो और किरास दोनों यूज होंगी। तो मैंने एक चीज पहले भी गाइड की थी, यहाँ पे देखिए टेंसर फ्लो भी उन्होंने इंपोर्ट की हुई है। हम जो डाटा सेट, अच्छा आप डाटा सेट की बात कर रहे थे, तो डाटा सेट ना टेंसर फ्लो की एक लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो डाटा सेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर सब डाटा सेट्स तकरीबन अवेलेबल है। तो इधर जितने भी डाटा सेट्स यूज हुए हुए हैं, वो टेंसर फ्लो या किरास के जो अपने डाटा सेट है वो यूज हुए हुए हैं। या तो अगर वो कोई लेदर डाटा सेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिंक भी उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। एक सेशन है, ये इंटरेक्टिव सेशन है, ये सीखने से मिलता है। अच्छा, अब ये वाली जो लाइब्रेरी है ना ओप्स की, ये जो किरास की लाइब्रेरी है, ये आपको किरास 3 में मिलेगी। अगर आप टेंसर फ्लो डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको किरास की ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी टेंसर फ्लो में। ठीक है। हाँ, आपको ये अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये बेसिकली ना आप समझ लें कि नमपाई के कंपैरिजन में यूज हो जाती है ये वाली लाइब्रेरी। अगर आपको ये यूज करनी है तो आपने इसको किरास को सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं मेंशन करने लगा था, वो ये थी कि अगर आपने डाउनलोड करना है ना, सबसे पहले आपने किरास डाउनलोड करनी है, देन टेंसर फ्लो करनी है। अगर आप टेंसर फ्लो पहले डाउनलोड कर लेंगे तो फिर किरास उसके अंदर आ जाएगी, फिर किरास इंस्टॉल नहीं होगी। आपने किरास को पहले डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद टेंसर फ्लो को करना है। ठीक है। अगर आप टेंसर फ्लो को कर लेंगे फिर आपकी किरास इंस्टॉल नहीं होगी, फिर आपको ये वाली जो फंक्शनैलिटी, ऐसी और भी फंक्शनैलिटीज हो सकती है, जस्ट एग्जांपल, ये आपको नहीं मिलेगी। आपको एरर देगा डिफरेंट, जिससे आप फिर सर खपाते रहेंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड यू मस्ट बी नोटेड दिस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज दिखाने लगा था, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया, बिल्ड किया। अब ना इसमें कंसेप्ट था नॉइजिंग और डी नॉइजिंग के साथ ना इमेज जनरेट करना। अच्छा, जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली इमेजेस जनरेट करेगा। अब ये देखे ना, ये क्या करेगा, कुछ इमेजेस लेगा, उनमें से नॉइज ऐड करके उनमें से ना फिर ये खुद से इमेज जनरेट करेगा। अब ये देखे ना, ये इमेज जनरेट हो रही है। ये वो इमेज है जो कि आप कह सकते हैं रियलिस्टिक नहीं है, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है इमेज। ठीक है। तो ये सारी इमेजेस वो है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने मॉडल पे एक ही पोक लगाई, एक ही पोक लगा के ट्रेन कर लिया। अब एक ही पॉक ट्रेन हुई मेरी 4 घंटे के अंदर। अब 4 घंटे के बाद मुझे रिजल्ट आ रहा था ये वाला, ये जो आपके सामने है अभी। अब मैं सोचूं कि इमेज तो जनरेट हो नहीं रही। तो ना फिर काफी खप खपाने के बाद मैंने देखा इधर ना नीचे इन्होंने लिखा हुआ, बाय रनिंग ट्रेनिंग फॉर एट लीस्ट 50 epochs that will take 2 hours on T4 GPU and 30 minutes on a 100 GPU. A1 can high quality image generation using this code. तो अब ना मेरे पास जीपीयू, और आप इमेजिन करें अगर एक ही पोक को 4 घंटे लग रहे हैं, तो 50 ही पोक पे तो बस फिर काम हो गया। तो दिस इज द हर्डल इन जनरेटिव डीप लर्निंग। तो ये प्रॉब्लम थी जनरेटिव डीप लर्निंग में। खैर, हमारे पास है अभी तक कंप्यूटर विजन पे, अगर आप आ जाए, मैंने सारी जो सीखी है ना डीप लर्निंग, वो इन्हीं प्रोजेक्ट से सीखी है। इसमें आपको डिफरेंट, अगर आपको बेसिक आइडियाज क्लियर है ना, देन यू कैन डू। अब देखें, कंप्यूटर विजन में 4 और 5 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन होगी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगी, इमेज सेगमेंटेशन होगी, 3D होगी। तो इधर देखें ना, आपको इमेज क्लासिफिकेशन के कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। इन्होंने हर टाइप से इमेज क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की हुई है। उसके बाद इमेज सेगमेंटेशन के भी 4 प्रोजेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के भी 3 हैं, 3D के भी हैं, इमेज इन्हांसमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, डेटा ऑगमेंटेशन के भी हैं। ठीक है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज सर्च विद डुअल इनकोडर, मतलब इमेज टू टेक्स्ट वाला भी सीन है इसमें, इमेज सिमिलैरिटी सर्च भी है, वीडियोस के भी प्रोजेक्ट हैं।
और भी अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो देखे ना, आपको अब इधर हर चीज मिल रही है। अगर आप इसमें से हर हर सेगमेंट में से एक एक प्रोजेक्ट भी बनाएं और अपनी फाइल में ऐड कर लें, देन यू कैन टेल एवरीवन दैट यस आई एम दी, आई नो द डीप लर्निंग। ठीक है। तो किसी का क्वेश्चन तो पूछ लें, वरना फिर आप इस प्रोजेक्ट को देखते हैं हमें। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, तो इसमें आप देखें कि इमेज क्लासिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट है फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, तो ये इधर ना एक और चीज बता दूं, ये जिन प्रोजेक्ट्स पर स्टार लगे हुए हैं ना, ये स्टार जो है, ये स्टार, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं गुड स्टार्टर एग्जाम्पल। ठीक है। वो मतलब कि अगर आप न्यू स्टार्ट ले रहे हैं तो उसके लिए ना ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। तो खैर, आई हैव ऑलरेडी दिस प्रोजेक्ट इन माय, तो खैर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखे ना, ये बड़े सिंपल हैं। तो अच्छा, इसमें क्या किया हुआ है, ओएस को इंपोर्ट किया हुआ है ताकि हम जो अपनी डायरेक्टरीज हैं उसको एक्सेस कर सकें। नमपाई को किया हुआ है, किरास को किया हुआ है, लेयर्स को इंपोर्ट किया हुआ है, मैट प्लॉट को किया हुआ है जिसमें हम इमेज को व्यू कर सकें, और टेंसरफ्लो टीएफ डाटा सेट को किया हुआ है। ठीक है। अब देखें, हम मजे की बात, अब ये आप लिंक कॉपी करें, लिंक कॉपी करके आप अपनी जुपिटर नोटबुक पे पेस्ट करें, आपका डाउनलोड हो जाएगा डाटा सेट। इसको लगेगा कोई आधा घंटा डाउनलोड होने में, क्योंकि जिप में होगा, फिर अनजिप होगी, तो ये सारा का सारा डाटा सेट आ जाएगा। ये मेरे पास इधर डाउनलोड भी पड़ा हुआ है, कैट एंड डॉग्स का है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास इमेज क्लासिफिकेशन में ये पूरा डाटा सेट पड़ा हुआ है। ये देखें, पेट इमेजेस में से लेके कैट्स का, ये मेरे पास पूरा डाटा सेट पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये डाटा सेट आपका, चले आप, अब ये नीचे जाके मारेगा, रुक ही नहीं रहा। रुक जा भाई। हाँ चले। तो ये आप सिर्फ लिंक कॉपी देखें, लिंक इन्होंने आप लोगों को दिया हुआ, आप जस्ट लिंक कॉपी करेंगे, जुपिटर नोटबुक पे पेस्ट करेंगे, आपका डाटा सेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके सेव भी हो जाएगा। ठीक है। आगे ये फंक्शन लगा हुआ है अनजिप का, ये फंक्शन मेरे पास नहीं चल रहा था तो मैंने उसको खुद ब खुद अनजिप कर लिया जाके। और फिर एलएस, ये कमांड्स यूज होती हैं फोल्डर्स के अंदर मूव और बैक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए। ठीक है। फिल्टर्ड आउट करप्टेड इमेज, अब ना इन्होंने देखे ना समझाया भी हुआ है कि हम कर क्या रहे हैं, किस स्टेप में क्या कर रहे हैं। अब देखे ना, उन्होंने एक वेरिएबल बनाया है नम स्क्रिप्ट का। ठीक है। अब एक लूप लगाया, फोल्डर नेम का लूप, नेम का लूप लगाया जिसमें कैट और डॉग्स, ये जो फोल्डर है ना, इसमें कैट और डॉग नेम के दो फोल्डर्स हैं। ठीक है। उसके बाद ओएस को उन्होंने यूज किया हुआ है कि इन फोल्डर्स में पेट इमेजेस में जाना है, और जो फोल्डर नेम फर्स्ट कैट का है, तो ये क्या करेगा, ओएस बाद पेट इमेजेस के फोल्डर में जाएगा और उधर फोल्डर के नेम में जो कैट का फोल्डर है उसको एक्सेस करेगा। ठीक है। उसके बाद लिस्ट डायरेक्टरीज, वो ये जो फिर आगे एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, वो लूप आगे जाके फिर आगे उस पिक्चर के साथ कनेक्ट होगा, जो पिक्चर्स हैं लूप के अंदर, मतलब लेट्स सपोज इधर डायरेक्टरी आ जाएगी ना, एक कैट के फोल्डर में जितनी इमेजेस हैं, 2000, 5000, 6000, तो वो सारी उस लिस्ट में आ जाएंगी। उस लिस्ट में आने के बाद वो फिर एक एक करके उस पिक्चर को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद फिर वो चेक करेगा, फिर वो पाथ को एक्सेस करेगा। ठीक है। वो पाथ को एक्सेस करेगा, जिसमें फिर उसके बाद उसको क्लोज कर रहे हैं। फिर वो पाथ में देखेगा कि किसकी एक्सटेंशन में ये GFIF, ये नाम की जो चीज है, ठीक है, उसे काउंट करेगा और उसे रिमूव कर देगा। उसके बाद प्रिंट कर देगा कि हाँ, इस डेटा सेट में 1590 इमेजेस थी जो कि करप्टेड थी और वो मैंने डिलीट कर दी है। फिर क्वेश्चन किसी का इधर? सर ये मैंडेटरी हो जाता है स्टेप आपके पास, अगर डेटा सेट अगर खुद बंदा बना ले, अगर कैट की इमेजेस खुद ले ले, डॉग्स की इमेजेस खुद ले ले, तो तब भी फिर ये ये नहीं होगा फिर। ये करप्टेड इमेजेस बेसिकली, ये जो डाटा सेट का लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया है, इसमें ऑलरेडी कोई करप्टेड इमेजेस हैं। ठीक है। तो उन इमेजेस को इससे निकालने के लिए ये वाला फंक्शन यूज किया हुआ है, बट एट योर साइट इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट डाटा सेट, तो उसमें नहीं होगा ये। ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ना ये इसको स्प्लिट कर रहा है और साइजिंग उसको बता रहा है कि इमेजेस की साइजिंग क्या होनी चाहिए और बैच साइज क्या होने चाहिए, और उसको ट्रेनिंग डाटा सेट और वैलिडेशन डाटा सेट में स्प्लिट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास में यूटिलिटीज में एक फंक्शन प्रोवाइड होता है जिसमें इमेज डाटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी देंगे पेट इमेजेस की। ठीक है। ये फिर उसको स्प्लिट कर देगा वैलिडेशन में। ठीक है। उसके बाद इमेज साइज और बैच साइज, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि उस मॉडल की इनपुट का साइज क्या है, क्योंकि हर मॉडल की इनपुट के साइजेस फिक्स होते हैं। ठीक है। तो उस केस में ये हमारा जो साइज है वो पहले से ही फिक्स कर रहा है, उसको चेंज भी कर रहा है और बैच साइजेस बना रहा है। ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद डाटा विजुलाइज हो रहा है सिंपल मैटप्लॉटलिब को यूज होते हुए। तो हेयर यू कैन विजुलाइज योर डाटा। उसके बाद डाटा ऑगमेंटेशन हो रही है। डाटा ऑगमेंटेशन के बारे में आइडिया है क्या होती है? एनीवन यस नो सर, अबाउट? सेम डाटा को हम ज़्यादा करने के लिए उसी की रोटेशंस करते हैं और उसकी शेप वगैरह चेंज करके उसको ज़्यादा करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो जब हमने फर्स्ट वीक में लेक्चर ले रहे पढ़ रहे थे ना इमेज प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है। तो तब हमने देखी थी कि हम इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए ना, अब हमें टेंसर फ्लो के अंदर तो काम कर रही है, लेकिन किराज खुद भी ये चीजें हमें प्रोवाइड कर रही है कि हम फ्लिप कर, मतलब इमेज प्रोसेसिंग की जो कमांड्स हैं वो किराज हमें खुद भी प्रोवाइड कर रही है। तो इस सिंपल इन्होंने दो तरह की यूज की हुई है। एक हॉरिजेंटल, कि कुछ इमेजेस को हॉरिजेंटल कर देगा और कुछ को रोटेट कर देगा 0.1 पे। ठीक है। उसके बाद इसी फंक्शन को यूज करते हुए इमेजेस प्रोवाइड की हुई है। अब ये देखें ना, ये उन्होंने फिर विजुलाइज किया है कि एक इमेज है, आप उसको देखें उसको कैसे वो रोटेट कर रहा है और फ्लिप कर रहा है। ठीक है। तो अब इधर डाटा ऑगमेंटेशन प्रोसेस हो गया। अब our image has already a standard size 180 by 180, a float 34 batches of our data set. However, their RGB channel values is in the range of 0 to 255 range. This is not ideal for neural networks. In general, you should seek to make input values small. Here we will standardize the value to be in 0 and 1 by using this scaling layer at the start of our model. ठीक है। तो उधर वो यही कह रहे हैं कि हमारी साइज तो फिक्स है, लेकिन आरजीबी चैनल होने की वजह से हमारी जो रेंज है वो 0 से 55 की तरफ जा रही है। तो हम इनपुट को स्मॉल करने के लिए, तो मे बी ये जो इधर बनाया हुआ है, ये मॉडल बनाया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट हो कि आपने वैल्यूज या इनपुट स्मॉल देनी है, तो उसके लिए इसको ना यूज ये स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का मकसद क्या है। ठीक है। आई नो कि प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, प्रोजेक्ट्स पे टाइम लगाना चाहिए, और देखिए प्रोजेक्ट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोग कर सकते हैं। अब इधर तो ये लोग इन लोगों ने दिखा दी कि लेयर्स के अंदर रीस्केलिंग भी है, उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग की भी है। लेकिन अगर हम जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें नहीं पता कि किराज हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रही है जिसको हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का मकसद यही है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को जो क्लास हमें अलाउ करती है, और हम उसे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकें। ठीक है। तो अगेन इधर फिर उन्होंने इसको सिंपल रीस्केल, रीस्केलिंग नाम की लेयर है, लेयर्स डॉट रीस्केल। ठीक है। तो रीस्केल कर दिया हुआ है इमेजेस की वैल्यूज को, 255 पे डिवाइड किया हुआ है, तो हमें सारी जो हमारी रेंज है ना वो हमें मिल जाएगी 0 और 1 के दरमियान। अब ना यहाँ पे मॉडल बिल्ड किया हुआ है। वैसे तो मॉडल यूज किया जा सकता है। अब इधर ना एक मॉडल यूज हुआ हुआ है एक्सेप्शन नेटवर्क। अब मैंने इसके बारे में डिटेल से रिसर्च नहीं की हुई एक्सेप्शन के बारे में, क्योंकि अच्छा, यस, इधर सर ने मेंशन किया है चैट में, थैंक यू सो मच सर, कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना वो कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में भी हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट। अब ना
ये देखें, अब आप एक मजे की चीज देखें, हम जब कन्वोल्यूशन लेयर पढ़ते हैं तो हमें क्या पता है कि तीन लेयर्स का हमें पता होता है। एक कौन सी है जी? एक है कन्वोल्यूशन लेयर, और दूसरी हमारे पास है जी पूलिंग लेयर, और तीसरी हमारे पास है डेंस लेयर। अब जब आप ये मॉडल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने देखे उन्होंने कौन कौन सी लेयर्स को यूज किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने रीस्केलिंग की लेयर को भी यूज किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वो इनपुट इनपुट जो देनी देनी है उन्होंने, ठीक है, इनपुट दी। इनपुट देने के बाद उस इनपुट को रीस्केल किया हुआ है ताकि उसकी वैल्यूज को हम रीस्केल स्टैंडर्डाइज कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद अभी इधर एक और लेयर दी हुई है बैच नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे पास, जो कि ना मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी लेयर्स हैं, जो कि हमने पढ़नी है अभी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, या कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखें ये मॉडल लेयर एपीआई आप देखें, अब इसमें हमें कितनी लेयर्स हमारे पास आ रही हैं, यहाँ पर आप देखें। अब ये हमें प्रोवाइड कर रही है वेटेजेस की लेयर, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन, कितने एक्टिवेशन फंक्शन है, वो सबकी लेयर्स हमें किरास प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद वेट इनिशियलाइजर, हमारा बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि हमें कौन से वेट्स रखने हैं, कैसे रखने हैं। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो तभी हमें पता लगेगा ना कि कौन सी लेयर से कैसे वेट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलाइजर्स की लेयर्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शायद किसी ने मशीन लर्निंग में कभी टेक्निक पढ़ी हो रेगुलाइजेशन की, तो L1 L2, ठीक है। उसके बाद कोड लेयर्स, इनपुट लेयर, डेंस लेयर, एम्बेडिंग लेयर, एक्टिवेशन लेयर, आइडेंटिटी लेयर, इनमें से अभी मुझे भी नहीं आती। तो पढ़ने का भी मकसद ये है कि हम सारी, अच्छा कन्वोल्यूशन लेयर में हम क्या करते हैं जी, कि कन्वोल्यूशन 2D लेयर लगा देते हैं, बट अब देखें ना कन्वोल्यूशन की भी कितनी सारी लेयर्स हैं। उसके बाद पूलिंग लेयर्स कितनी सारी हैं, 1D है, एवरेज है, मैक्स पूल है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग लेयर है, जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइज लेयर है, फिर रेगुलाइजेशन लेयर है, ड्रॉप आउट लेयर, जिसमें आपको उस दिन बताया था प्रोजेक्ट में कि ड्रॉप आउट लेयर आप यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो कि अपने जितने कुछ हाफ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देते हो और कुछ एक्टिव रह जाते हैं। अटेंशन लेयर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जो कि जनरेटिव डीप लर्निंग में बड़ा यूज होता है, रीशेपिंग का है। बट देखें कितनी सारी ये फंक्शनैलिटीज है ना। तो ये सब इंशाल्लाह हम, जितना हमारे पास टाइम हुआ तो हमने, आई नो इट्स बोरिंग, बट थोड़ा सा हम एफर्ट करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी सॉर्ट आउट। खैर, ये प्री प्रोसेसिंग, अच्छा इधर जो मॉडल्स होते हैं उन पर जो डाटा सेट मिलते हैं ना, उन पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी सेट होते हैं। जितने भी इधर डाटा सेट मैंने देखे हैं, अगर आप टेंसर फ्लो डाटा सेट की जो लाइब्रेरी है वहां से अगर कोई डाटा सेट डाउनलोड करते हैं तो उस पर ज़्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें सेट होती हैं। तो थोड़ी हमें इमेज प्रोसेसिंग की चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। अब ये पूरा एक मॉडल बना हुआ है एक्सेप्शन नेटवर्क का, जिसमें एक कंसेप्ट है कि वो, ये देखें यहाँ पर उन्होंने विजुलाइज किया हुआ है कि इनपुट लेयर है, उसके बाद रीस्केलिंग करने के बाद, हाँ, रीस्केलिंग करने के बाद कन्वोल्यूशन लेयर, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर होगी, फिर एक्टिवेशन लेयर है, फिर कन्वोल्यूशनल लेयर। अब सेपरेबल कन्वोल्यूशनल और है, कन्वोल्यूशनल और है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अगर आप में से कोई प्रोजेक्ट बनाए तो आपको इसका ना मॉडल का मिल जाएगा एक्सेप्शन नेटवर्क का। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेप्शन नेटवर्क। यहाँ पे आपको कोई ना कोई आर्टिकल भी मिल जाएगा, तो ये आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। अगर मेरे से समझ नहीं आता वो भी बता देना, फिर मैं कल इसको तैयार करके आपको समझा दूंगा कि कैसे वर्क करती है। तो डेट सेट हमारा मॉडल लेयर्स बन जाती हैं, हमने चेक कर लेने हैं उसके पैरामीटर्स क्या हैं। उसके बाद हम सिंपल मॉडल को डाटा प्रोवाइड करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिट करेंगे और ट्रेन कर देंगे। एंड पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने 25 इपोक लगाए हुए हैं। अगर आप, मैंने क्या किया था, मैंने ना ये जो डाटा सेट है ना वो 6000 इमेजेस का था। अब मैंने उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने 4000 इमेजेस डिलीट कर दी, मेरे पास 2000 रह गई। तो अब 2000 पर मैंने मॉडल ट्रेन किया तो मुझे एक्यूरेसी सिर्फ 50% आई, तो क्योंकि डाटा कम हो गया था। तो अगर आप पूरा डाटा सेट यूज करेंगे और ये स्टेप फॉलो करेंगे अपना कुछ ऐड करके, तो आपको ऐसे, ये जैसा कि एक्यूरेसी बता रहा है 94
5.30% कैट है और 5.70% डॉग है. That's how you can build projects from Keras library. Any question? सर ये कितना टाइम लगाएगा अगर इस तरह ट्रेन करें जैसे इन्होंने बताया हुआ Eh, मेरे ख्याल से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे. अगर पूरा डाटा सेट यूज करें फिर डाटा ऑगमेंटेशन करें तो इससे ज्यादा भी लग सकते हैं. हम्म. किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं. चले. खैर, ये आगे एक और प्रोजेक्ट है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है. ये जल्दी हो जाएगा, ये 1 घंटे के अंदर हो जाएगा आपका. ट्रेन भी हो जाएगा जल्दी. ठीक है. इसमें क्योंकि मॉडल छोटा लगा हुआ है, एक खुद से बना के उन्होंने लगाया हुआ है, एक छोटा मॉडल है, इसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा है. इसमें इसमें टाइम क्यों थोड़ा लगेगा, इसमें एक तो डाटा सेट छोटा है. इसमें ना डाटा सेट यूज किया हुआ है किरास का, जहाँ तक मुझे याद है. हाँ, किरास का एक डाटा सेट है, मिनिस डाटा सेट का नाम का ना, ये एक छोटा डाटा सेट है. ए, ये यूज किया हुआ है और एक छोटा सा मॉडल आर्किटेक्चर यूज किया हुआ है. तो ये आपका ना, अच्छा, इंटरनेट स्पीड नहीं मैटर करती, आपकी मैटर करती है कंप्यूटेशनल पावर. इंटरनेट स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटरनेट बंद कर दें वो ट्रेन होता रहेगा. आई होप सो. तो ये कंप्यूटेशनल पावर मैटर करती है कि आपकी कंप्यूटेशन पावर कितनी है. अच्छा, यहाँ पे 15 इपोक्स लगे हुए हैं, ये 15 इपोक्स आई थिंक आपके 1 घंटे में हो जाएंगे. ये मॉडल आपको अच्छी एक्यूरेसी भी देता है. तो फर्दर, अब यहाँ पर ना एक, इस प्रोजेक्ट में मजे का क्या है कि इस प्रोजेक्ट में ना इन्होंने यूज किया हुआ है एफिशिएंट नेट को, जो कि एक सीएनएन का आर्किटेक्चर है. अच्छा, एफिशिएंट नेट को इन्होंने यूज किया है यहाँ पे. अच्छा, ये डाटा सेट यूज कर रहे हैं किरास. ये डाटा सेट का एक डाटा सेट यूज करेंगे, ये टेंसर फ्लो डाटा सेट का. वो भी अगेन कैट और डॉग का डाटा सेट है. अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है कि ये मॉडल यूज करेंगे या ना, अब ये देखें इधर मॉडल्स की लेयर बनाई नहीं हुई, सिंपल मॉडल को इंपोर्ट किया हुआ है. ठीक है. एफिशिएंट नेट नाम का जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करके उसमें डाटा सेट को फिट करके उसको ट्रेन कर रहे हैं. ट्रेन करने के बाद फिर फाइन ट्यूनिंग भी करेंगे इसमें कि हम उसमें से कैसे लेयर्स को चेंज. अच्छा, आप देखें ना, 40 इपोक्स है, तो इट्स मोर देन इम्पॉसिबल फॉर मी. खैर, आप इधर ना, आप ट्रांसफर लर्निंग यूज की हुई है यहाँ पर. वो ना क्या कर रहे हैं कि एफिशिएंट नेट की जो लेयर्स हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं, कुछ लेयर्स ऐड कर रहे हैं, कुछ ड्रॉप भी कर रहे हैं. तो यहाँ से ना, इस प्रोजेक्ट से आपको आइडिया होगा कि आप फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हो. क्योंकि जो रियल टाइम डीप लर्निंग में जितने प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं ना, उन पे ऐसे ही काम होता है कि आप एक डाटा प्री बिल्ट डाटा सेट मॉडल यूज करते हो, फिर उसमें से एक्यूरेसी देखते हो, फिर अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए उसमें लेयर्स को चेंज करते हो. ठीक है. इसमें वो आपको अब समझ आएगी अगर आप ये प्रोजेक्ट करें कि कैसे हम लेयर्स को ऐड कर सकते हैं और मॉडल की एक्यूरेसी को फिर इंक्रीज कर सकते हैं. अब देखते हैं ना, ये देखें, ये मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज हुई है. हम्म, यहाँ पर हमें एक्यूरेसी आ रही है 60, वैलिडेशन लॉस. और ऊपर वाले मॉडल में हमारे पास है, ए दैट्स हाउ यू कैन फाइन ट्यून योर मॉडल. उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तो अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो होगी, कोई प्रॉब्लम आए तो हम फिर सेशन में डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बता दें. सर ये डीप लर्निंग में सिर्फ हम इमेजेस में ही काम कर सकते हैं या बाकी प्रॉब्लम्स में भी काम कर सकते हैं जैसे हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं मशीन लर्निंग में वहाँ अगर हम डीप लर्निंग यूज करें तो कर सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली exactly, देखें, डीप लर्निंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है. तो अगर हमारे पास स्मॉल डाटा सेट होते हैं तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर. ठीक है. और उसके बाद डीप लर्निंग यूज़ हो सकती है ऑडियोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए, टेक्स्ट के लिए, तीनों चीज़ों के लिए डीप लर्निंग यूज़ हो सकती है. ठीक है.
अब एक ये जो हमने CNN तो पढ़ा है हमारा, क्योंकि सेशन स्पेसिफिकली इमेजेस पर है, लेकिन इधर आप देखें ना RNN भी है। तो RNN जो काम है उसका काम है टेक्स्ट पर काम करना, ठीक है। तो वो जो मॉडल ट्रेन करता है वो टेक्स्ट पर ट्रेन करता है। और ये जो किरास की लाइब्रेरी है ये आपको वो भी अलाउ करती है कि आप RNN पर भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर एक है नेचुरल लैंग्वेज, यहाँ पर एक हाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप सो। ठीक है। अरे सही है सर। हम्म। ये प्रोजेक्ट्स हम क्लासेस में इसलिए नहीं कर रहे कि मैंने आपको बताया है कि हम ट्रेन नहीं कर सकते, ये आप लोगों को ही करने पड़ेंगे। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ कि मुझे एक मॉडल को ट्रेन पे लगा के फिर मेरे जो काम होते हैं मैं वो कर लेता हूँ, और जब तक आता हूँ वो ट्रेन हो जाता है तो देन मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मैंने NLP का एक बार ट्रेन किया था, सिंपल डॉक्यूमेंट, मतलब वो भी इससे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम लेता है। और हम्म। सर इन प्रोजेक्ट्स में और इशू ये इंटीग्रेशन में इशू आ जाते हैं, आप किसी इंटरफेस के साथ इसे नहीं जोड़ सकते, इवन मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को भी। सर क्यों नहीं जोड़ सकते बताएं। सर आप ये चैलेंज फेस कर रहे हैं मशीन लर्निंग, अभी मैंने जितना पढ़ा हुआ था। देखें, मैं- वो तो हाई लेवल पर कुछ चीजें हो सकती हैं, वरना हम सिंपल मॉडल जो इधर बिल्ड कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज अभी जो हमने प्रोजेक्ट देखा उसका जो मॉडल है, आप वो बिल्ड करके उसको आप इंटरफेस बना के उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। सर फॉर्म की तो इनपुट्स हो तो फिर तो हो जाता है। मेरे पास एक था प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का, चैट बोर्ड था वो। तो वो तो हम्म। मुझसे भी नहीं हुआ, मैंने एक दो डेवलपर से रब्ता किया है, वो भी फेल हो गए हैं। हालांकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस से। नहीं, क्या क्या करना क्या था उसमें। सर चैट बोर्ड था ना, मशीन लर्निंग में बना हुआ था, तो मैंने हम्म। उसे फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना था थ्रू फ्लास्क बैक एंड में। सो वो हुआ ही नहीं है किसी से। मैंने जो ट्राई की थी तो उसके बाद किसी और ने उतनी भी ट्राई नहीं की, मतलब वहां तक अच्छा, भी नहीं। आपको बताया हमने हैकाथॉन्स में एक बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें हमने मशीन लर्निंग के मॉडल्स को इंटीग्रेट किया हुआ है फ्रंट एंड के साथ। ठीक है। हमने एक मॉडल बनाया था, एक वो मॉडल बना था पाइथन में। फिर हमने बैकएंड बनाया था जेएस में। फिर हमने उस मॉडल को कनेक्ट किया था जेएस के बैकएंड के साथ। फिर हमने जेएस के मतलब नोड जेएस में था बैकएंड। फिर हमने रिएक्ट में वहां से एपीआई क्रिएट करके फिर रिएक्ट में उसका फ्रंट एंड बना के उसमें से रिजल्ट लिए थे चैटबॉट के पूरे। ठीक है। तो सर एपीआई मॉडल्स की बन जाती है, मतलब फिर तो इजी हो जाता है ना अगर उसकी सर एंड्स पॉइंट। बहुत बहुत इजी, बहुत इजी, इजीली बन जाती है, बहुत इजीली बन जाती है। ठीक है। तो देखें, अगर मॉडल्स की एपीआई ना बने तो मॉडल्स का फायदा ही कोई नहीं है फिर तो। आप बताओ वो कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर मॉडल आपने एक मॉडल ट्रेन कर लिया अपने एंड पे, ठीक है। ये मॉडल ट्रेन करके इधर ना मैंने एक सेव किया हुआ है। आपने उस मॉडल को ना सेव कर लेना है पिकल फाइल के अंदर। ये देखें ऐसे करके ना ये मॉडल सेव हो जाएगा। जबकि मॉडल सेव हो गया ना, ये मॉडल आपका ट्रेंड है, और अब इसको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। अब इस फिकल पिकल फाइल को आप गूगल पे सर्च कर लें, हाउ आई कैन मेक एपीआई विद पिकल फाइल। आपको बहुत सारी गिटहब, बहुत सारा सोर्स मिल जाएगा। इवन चैट जीपीटी भी आपको थोड़ा बहुत बता देगा। तो बहुत इजी है ये, आप थोड़ा सा करेंगे ना उसके बाद अगर तो आपने फ्रंट एंड बनाना है तो मेरे पास ना एक ये मुझे शेयर किया था, हमारी इधर स्टूडेंट है वो आती हैं, उन्होंने बताया भी था। आप स्ट्रीमलाइट को यूज करके ना आप उसका इंटरफेस भी बना सकते हैं। तो उसने मॉडल डिप्लॉय करके मुझे डिप्लॉय करके भेजा था फर्स्ट वीक ऑफ सेशन में कि हाउ इज इट वर्किंग। ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ, मुझे एक देखने दे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है, अगर मुझे 2 मिनट दे तो। क्या होता है, मेरी सर्च में भी पड़ा हुआ, मैं उसको देखता हूँ।
इवन दो उन्होंने सेशन भी दिया था इधर आके कि हम स्ट्रीमलाइट पर कैसे कर सकते हैं। यस सर, मैं उस सेशन में था। और ये जो पिकल लाइब्रेरी है इसका भी मुझे आइडिया है, मैंने यूज़ किया हुआ है। एक दो मॉडल मेरे इंपोर्ट हुए हैं, मेरा बस चैट बोट वाला इंपोर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा उस पर टाइम भी काफ़ी वेस्ट हुआ है, तो इस वजह से मैं वो डिस्कस। हाँ ये देखिए उन्होंने, यार नहीं ये नहीं है, एक मिनट, फेस डिटेक्शन, फेस, हाँ ये रहा। एम, ये अगर चल जाए तो, हाँ ये देखें, ये उन्होंने मॉडल डिप्लाई किया हुआ है और ये पूरा इंटरफेस बनाया हुआ था उन्होंने ना मॉडल के साथ। अब इधर से अगर मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ तो, अच्छा इसमें कोई फेस ही नहीं है, तो वो बता रहा है, खैर मैंने मेरी अपनी इमेज के साथ इसको मैं ट्राई करके देखा था तो मेरा फेस भी डिटेक्ट कर रहा था। तो खैर मॉडल में ऊपर नीचे तो हो सकती है ट्रेनिंग में, बट अगर आप ट्राई करें तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी और इंशाल्लाह हो सकती है। बस एफर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज्यादा। ओके सर, नहीं नॉलेज तो मुझे बैक एंड का भी है और फ्रंट एंड का भी है। हम्म, क्योंकि मुझे याद है ना कि जब हम एक हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमने मॉडल, हमारी जो टीममेट थी उसने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया था। एक हमारे टीममेट ने उसको नोड जेएस में कन्वर्ट करके नोड जेएस में इंटीग्रेट करके उसका एपीआई बनाया था, मैंने फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया था। बट ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है, बट इट इट इज़ पॉसिबल। सर ऑफ द टॉपिक इंफॉर्मेशन लेनी है। जी जी ले। सर मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन उधर लैब डॉट ए आई में उनके डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके मैं टीम्स को कहता हूँ, लेकिन आज तक किसी टीम ने इन नहीं किया। तो अगर आपकी टीम के साथ कोई हैकाथॉन में मैं पार्टिसिपेट कर लूँ, इससे मेरा जो है ना इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी और काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो फिर मैं इधर अपनी यूनी की टीम ही बना के आगे पार्टिसिपेट कर लिया करूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा अभी। तो जब हम भी नए नए आए थे ना हमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होते थे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप आई कोड का जो इंटरनेशनल हैकर था उनका सिलेक्ट का चैनल है ना, उधर टेक्स्ट करें कि मुझे टीम नहीं मिल रही इतनी देर से। आपको फिर टीम दे ढूंढ के देना उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन नाउ। सर ये काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन नहीं मिली टीम। आप सर जुबैर जफर को और सर जफर शाहिद को एक दफ़ा मेंशन करें और उन्हें बोलें कि मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ और मुझे टीम नहीं मिल रही। तो उनको नॉलेज होगा कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो फिर वो क्या पता आपको किसी में ऐड करवा दें। ठीक है। ओके सर। बाकी जब मैं लैब लैब एआई के प्रोजेक्ट्स में करता था तो मैं रोज ही इंट्रोडक्शन भेज देता था अपना अच्छा सा। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन को भेजकर फिर मैं ये खुद अप्रोच कर लेता था कोई ना कोई, या तो कोई जो कह रहा था मुझे टीम चाहिए तो मैं उसको अप्रोच कर लेता था और चैनल में एक्टिव रहता था, किसी ने न्यू टीम बनाई उसमें जाके घुस जाना। तो चीज़ें चलती रहती हैं। ये थोड़ी सी एफर्ट्स, जब आप एक दफ़ा आपको टीम मिल जाएगी ना फिर आप यूज टू हो जाओगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा हारिस, थैंक यू, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। चलिए किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए वरना हम इस सेशन को आज के लिए एंड करते हैं। और अब हमारे जितने बाकी सेशन है उसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है पढ़नी मुश्किल है, बोरिंग है, और मैंने खुद भी सेशन इसीलिए स्टार्ट करवाया ये कि हम इसको किसी तरह पढ़ लें। तो अगले सेशन में हम बस यही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।